नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे मुख्य रूप से आज की जो मैदान है और मैदानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, यानी मैदान कितने प्रकार के होते हैं या अपन मैदानों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मैदान की ये परिभाषा हो सकती है, या अपन बात करेंगे कि मैदान का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और किस किस प्रक्रिया के द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर सामान्य रूप से अगर बता दिया जाए कि मैदान क्या होता है, यानी धरातल का वो स्थलखंड चाहे वो अपरदन से निर्मित हो चाहे वो निक्षेपण से निर्मित हो, अगर धरातल का वो स्थलखंड जो समुद्र तल से 300 मीटर से भी नीचे, समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचाई का स्थलखंड जो लगभग सपाट हो, लगभग एकदम सपाट हो, या अपन कह सकते हैं लगभग समतल हो, ऐसे भूभाग को अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। यानी समुद्र तल से आपको ध्यान रखना है 300 मीटर से नीचा वो स्थान जो लगभग समतल हो, और वो चाहे अपरदन से निर्मित भी हो सकता है और चाहे वो निक्षेपण से निर्मित भी हो सकता है, सभी वो क्या कहलाते हैं, मैदान कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो ये मैदान है, जैसे यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। अपन बात करते हैं जो मुख्य रूप से धरातल पर जो उच्चावच है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे मैं बता दूं आपको, प्रथम श्रेणी में अपन महाद्वीप और महासागरों को रखते हैं। जो 2 बड़े पार्ट हैं, एक जल भाग और एक स्थल भाग, महाद्वीप और महासागर, उनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं द्वितीय भाग में, मैं बता दूं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, इन सभी को अपन क्या रखते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं, यानी दूसरी श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं तृतीय उच्चावच, यानी तीसरी श्रेणी के उच्चावच, जो बाह्य अपरदन जो कारक होते हैं ना, उनको अपन तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। जैसे हिम, पवन, या अपन कह सकते हैं जल, जिनके कारण जो बाह्य कारकों के कारण जब किसी भी स्थलखंड का जो अपरदन होता है या निक्षेपण होता है, जो प्रक्रिया होती है, उनको अपन किस में रखते हैं, बाह्य कारकों को मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। तो अपन बात करते हैं मैदानों के बारे में। मैदान आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। देखो, समुद्र तल से 300 मीटर से कम ऊंचे भाग लगभग आपको ध्यान रखना सपाट होते हैं। यह अपरदन या निक्षेप प्रक्रिया से बनते हैं। चाहे वो अपरदन से भी बन सकता है, चाहे वो निक्षेपण से भी बन सकता है, दोनों से बन सकते हैं। वो आपके क्या कहलाएंगे, मैदान कहलाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैदान क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अब देखो, मैदानों का निर्माण और जो मैदानों का जो उद्भव, यानी मैदान किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं या उद्गम, उनका विकास किस प्रकार से होता है, वो तो ये कई सारे जो प्रकार है, यानी मैदानों के बनने की जो श्रृंखला, मैं आपको मुख्य रूप से 2-3 बातों के बारे में बताता हूं कि मैदानों का निर्माण या उद् विकास किस प्रकार से होता है। तो देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, अधिकांश मैदानों का निर्माण पटल विरूपणी बल के द्वारा, यानी जो बल लगता है पटल विरूपणी बल के कारण अधि महाद्वीपीय सागर में जलमग्न स्थलखंडों के उत्थान क्रिया से होता है। किस क्रिया से, जो जलमग्न भाग है उसके अंदर मान लो कोई चीज सागर डूबा हुआ है, तो वहां पर अगर उत्थान हो रहा है, यानी धरातल का भाग ऊंचा उठ रहा है, तो उस प्रकार से जो महाद्वीपों के बीच में जो अधि महाद्वीपीय, यानी आधा महासागर के बीच में, आधा महाद्वीप के बीच में, तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है, जिस कारण वहां पर्वतों मैदानों का निर्माण होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पहले नंबर का मैदान कहते हैं। कि एक विकास की जो प्रक्रिया, इस प्रकार से भी मैदान बनते हैं। यानी कोई भी चीज धरातल का उत्थान हो जाए, धरातल से लगभग 200-250 मीटर तक ऊंचा, लगभग समतल मैदान, उसको अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। इस प्रकार मैदान का निर्माण होता है। फिर मैं अगर दूसरी आपको सिचुएशन बता दूं कि दूसरे तरीके से किस प्रकार मैदान बन सकता है। जैसे देखो, पर्वतीकरण के समय, अब पर्वतीकरण मतलब जिस समय पर्वतों का निर्माण हो रहा था उस समय, जैसे वलित पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है, टर्सी युग के पर्वत है, जैसे
हर्षिनियन पर्वत है, चर्मोनियन पर्वत है, कोलिडियन पर्वत है। इन जब पर्वतों का जब निर्माण हो रहा था उस समय पर्वतों के निर्माण के समय दो श्रेणियों के मध्य, यानी दो पर्वतों के मध्य या दो श्रेणियों के मध्य की भूसन्नति का मध्य पिंड वलन की क्रिया से प्रभावित न होने के कारण, जैसे मैं बता दूं, ये कोई पर्वत है आपका, ये कोई पर्वत है। अब दो पर्वतों के बीच में 1 नंबर और ये आपका, मैं बता दूं, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 2 नंबर। तो ये 1 और 2 पर्वत, इन दो पर्वतों के बीच का जो ये समतल भाग होता है, इन दो पर्वतों के बीच का जो समतल भाग होता है, इसमें किसी प्रकार का वलन नहीं होता है। यानी कोई भाग ऐसा कठोर भाग भी हो सकता है जो स्थिर रह सकता है, सपाट रह सकता है। तो जो मध्य पिंड है वलन की प्रक्रिया से प्रभावित न होने के कारण सपाट रह जाता है, ये लगभग आपका सपाट रह जाता है, इसके ऊपर कोई वलन का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई आंतरिक बल या बाह्य बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो सपाट रह जाता है दो पर्वतों के मध्य, तो इस प्रकार जिस मैदान का निर्माण होता है वो भी अपन कह सकते हैं कि ये एक पर्वत का मैदान का निर्माण हो। जिस प्रकार मैदान का निर्माण होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं, मैदान। ऐसे मैदान का उदाहरण है हंगरी का मैदान। दो पर्वतों के मध्य जो मैदान होता है वो हंगरी का मैदान, जिसको अपन कहते हैं। और मैंने जो ये अधिकांश मैदान बताए थे जिसमें वल उत्थान की प्रक्रिया से, एक है उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए का एक मैदान है, उसका नाम है आपके ग्रेट पैलेस प्रोविंस। ग्रेट पैलेस प्रोविंस जो मैदान का नाम है, ये आपके उत्थान क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ। किस क्रिया के द्वारा हुआ? उत्थान क्रिया के द्वारा। अब अपन बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया, यानी और किस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करते हैं सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर एक मैदान के रूप में निर्माण हो जाते हैं या मैदान बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो समुद्र तटीय जो देश होते हैं वहां पर कृषि भूमि का अभाव होता है, तो क्या करते हैं वहां के जो लोग होते हैं, समुद्र तट का जो मलबा होता है उस मलबे को समुद्र की तरफ क्या कर देते हैं, वापस पीछे हटा देते हैं समुद्र की तरफ, और एक समुद्र के जो किनारे पे एक दीवार सी बना देते हैं, और जो दलदली क्षेत्र होता है जो मलबा पूरा समुद्र की तरफ खिसका देते हैं, और वहां पर एक जगह में कृषि करने के लिए वो वापस बना देते हैं, उस क्षेत्र को खाली करते हैं दलदल को, और वहां मलबे को क्या करते हैं, सागर के तट पर ले जाते हैं। इस प्रकार के जो मैदानों का निर्माण, कृषि क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, उसे अपन पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। जो यूरोपीय देशों में होता है, जो समुद्र के तट के किनारे जो देश है ना, वो मलबे को क्या करते हैं, समुद्र की तरफ खिसका देते हैं और वहां कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं, तो वो कहलाता है पोल्डर। तो ये जो मैंने ये बात बताई, ये वाला जो समुद्र का जो निवर्तन, यानी समुद्र, जैसे मान लो कोई समय में ये समुद्री भाग है, ये वाला, यहां पर कोई देश है, यहां कोई देश है, ये समुद्र धीरे धीरे सूख कर यहाँ पीछे हट गया, इसका पानी क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा पीछे हट गया, तो ये जो मैदानी भाग है ये, तब ये जो पानी सूखने के बाद में जो दलदली क्षेत्र ये सूख जाएगा, तो फिर एक मैदान का निर्माण हो जाएगा। जब समुद्र का जो जल है धीरे धीरे वो पीछे खिसकता है, तो जहाँ पर जो सूख जाता है भाग, वहाँ पर जिस मैदान का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। वहाँ पर क्या बन जाते हैं, मैदान। जैसे अपन बात करते हैं जो भारत का जो गुजरात राज्य का जो कच्छ क्षेत्र है, कच्छ का मैदान, वो धीरे धीरे समुद्र के पीछे हटने के कारण या निवर्तन के कारण हुआ है, उसको अपन कहते हैं कच्छ का मैदान। तो ये आपको ध्यान रखना, दलदली क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं, ये तो 3 प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया और किस प्रकार मैदान बन सकते हैं। जैसे देखो, सागरीय किनारों पर तटीय भाग निमज्जन के कारण, सागरीय किनारों पर तटीय भाग निमज्जन, यानी निमज्जन का मतलब होता है जल में डूबने के कारण। जो भाग कभी उत्थान हो जाता है उमंजन, और जो भाग नीचे निमज्जन यानी डूबना, यानी जलमग्न हो जाते हैं, और उस पर निक्षेप, उस पर धीरे धीरे जो समुद्र के अंदर का जो मलबा है वो धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता जाता है, और मलबे के अधिकांश रूप से जमा होने के कारण जिस मैदान का निर्माण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। यानी धीरे धीरे वो जो समतल जगह बन जाएगी या जो स्थलखंड बन जाएगा उसको अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो ये हो जाएगा, उस तट के कारण ही, उस निक्षेप के कारण ही मैदान का निर्माण होता है। यानी मैदान का निर्माण उत्थान के कारण भी हो सकता है, कोई भी जो दो पर्वतों के बीच अगर कोई भाग सपाट रह जाए तो भी मैदान का निर्माण हो सकता है,
और मैदान यानी समुद्र के पीछे हटने के कारण भी मैदान बन सकते हैं, या अपन बात करते हैं समुद्री तट के किनारे जो जलमग्न क्षेत्र है वहां पर अधिक समुद्री लावा या निक्षेप के जमा होने से, समुद्र के जो निक्षेप होते हैं, कण होते हैं, उनके जमा होने से जिस स्थल पिंड या जिस तरीके से जो समतल भूमि का निर्माण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। जैसे अब अपन बात करते हैं मैदानों का वर्गीकरण, यानी मैदान को मुख्य रूप से मैंने दो प्रकार से बांटा है, मुख्य रूप से अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक अपर्दन से निर्मित मैदान और एक होता है निक्षेप से निर्मित मैदान। यानी अपर्दन यानी धीरे धीरे कहीं से चट्टानों का टूटकर जिस मैदान का निर्माण हो गया हो वो अपर्दन निर्मित, और जहां कहीं भी गड्ढा था और वहां निक्षेप नदियों से, समुद्र से, अन्य कारकों से जो निक्षेप जमा हो गए और वो समतल भूमि बन गई, समतल खंड बन गया, उसको अपन क्या कहते हैं, निक्षेपणात्मक मैदान। अब अपन उनका वर्णन करते हैं, मैं एक एक को आपको परिभाषा के रूप में बताता हूं। जैसे अपर्दनात्मक मैदान अपन मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, तो देखो नदी अपर्दित मैदान, यानी जो नदियां हैं धीरे धीरे कहीं कोई बड़े स्थल खंड को काट काट के धीरे धीरे उनको क्या कर देती है, अपर्दित कर देती है, और वहां जो समतल भूमि रह जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो नदी चक्र है उसमें आपने डेविस ने देखा होगा, डेविस के चक्र में जो नदी अपर्दन करके जो मैदान बना रही है उसको मैंने नाम दिया था पेनी प्लेन। क्या नाम बताया था आपको, पेनी प्लेन। और जो एल.सी. किंग था, एक था आपके पेंक, उन महोदय ने जो मैदान को जो निर्माण बताया था, मैदान का नाम बताया था, उन्होंने बताया था अपर्दन के कारण जो नदी मैदान बनाती है उन्होंने बताया था इंड्रप। क्या बताया था, इंड्रप। तो ये जो नदियों के अपर्दन से जो निर्मित मैदान होते हैं ना, उनको ही अपन क्या कहते हैं, नदी निर्मित मैदान या अपर्दन निर्मित मैदान। जैसे यह नाम लिखा हुआ पेनी प्लेन, तो ये पेनी प्लेन की संकल्पना देने वाले थे डेविस। तो ये तो हो गया पहला मैदान। अब जैसे बर्फ द्वारा अपर्दन हो रहा है, हिम अपर्दन मैदान, यानी हिम यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों का जो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो वहां जो अपर्दन हो रहा उसके कारण जिस मैदान का निर्माण हो रहा उसे अपन क्या कहते हैं, हिम अपर्दन मैदान कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं हिम प्रवाही मैदान, जैसे आपने पढ़ा होगा हिम प्रवाही मैदान, यानी हिम के प्रवाह होने के बाद में जब अंतिम अवस्था में जिस तरह की स्थलाकृति समतल भूभाग का निर्माण होता है उसे अपन हिम द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं, हिम अपर्दन मैदान कहते हैं। जैसे एक होता है पवन मैदान, पवन अपर्दित मैदान, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। क्या करते हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं वो गर्मियों में या जो अधिक वर्षा पवन के कारण यानी अधिक तेज आंधियों के कारण वो अपना क्या स्थान बदलते रहते हैं। जो धरातलीय भाग जमीन से ऊपर उठा हुआ था वो कई साल या वर्षों के बाद में धीरे धीरे अपर्दन होकर वो दूसरी जगह जमा हो जाता है और वहां पर एक मैदान का निर्माण कर देते हैं, समतल। तो उससे वो पवन द्वारा निर्मित मैदान हो गए। जैसे अपन बात करते हैं पेडी प्लेन, ये पेडी प्लेन की जो संकल्पना दी थी ये एल.सी. किंग ने दी थी। किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना। और जो पेनी प्लेन दिया था ये डेविस ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना। पेनी प्लेन किसने दिया था, डेविस ने। और जो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान बताया था पेडी प्लेन, पेडी अगर नाम आ जाए तो वो आपको एल.सी. किंग याद रखना। फिर अपन बात करते हैं चूनेदार मैदान, यानी जिन क्षेत्रों में जहां पर चूना प्रदान यानी काष्ठ स्थलाकृतियां पाई जाती है। जैसे अपन युगोस्लाविया के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर काष्ठ स्थलाकृतियां यानी चूने निर्मित जो मैदान, जो चूने निर्मित चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों में अपर्दन होने के कारण जो अंतिम अवस्था में जो स्थलखंड बनते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मैदान। तो ये जो चूने द्वारा अपर्दित मैदान है ये, तो अपर्दन के द्वारा देखो नदी से भी अपर्दन हो सकता है, हिम से भी हो सकता है, और पवन से भी अपर्दन हो सकता है, और चूने से भी अपर्दन हो सकता है। यानी जब चूना जब रासायनिक क्रिया करेगा जल के साथ में या किसी अन्य कारकों के साथ तो वो अपर्दित होकर घुल जाएगा और वो वहां से हट जाएगा, तो वहां जो मैदान निर्माण बनेगा वो चूनेदार मैदान। फिर अपन मैदान का दूसरा भाग पढ़ते हैं, अपन ने दो भागों में बांटा, एक अपर्दनात्मक। अब अपन पढ़ते हैं निक्षेपणात्मक मैदान, यानी कोई भी जो चट्टान अगर कहीं पर टूटती है, कोई भी बड़े चट्टान या छोटी चट्टान, वो कहीं ना कहीं जाकर जलोढ़क वहां पर जमा होंगे। तो जहां जमा होंगे, मान लो किसी गड्ढे में जमा हो गए और वहां समतल भूमि बना दी, तो उस प्रकार भी मैदान का निर्माण हो सकता है। तो पहले कौन कौन से कारकों द्वारा मैदान का निर्माण होता है, जैसे देखो निक्षेपणात्मक में नदी निर्मित मैदान, नदी के जो जलोढ़क होते हैं साथ साथ में। जैसे एक बढ़िया उदाहरण बता दूं, जो आपके गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, पहले ये एक बड़ा गर्त हुआ करता था। तो नदियों, हिमालय की जो सदावाहिनी नदियां हैं उनके साथ जो जलोढ़क आ के उन मैदान को क्या कर दिया, उस गड्ढे को क्या कर दिया, भर दिया है।
और अब जो एक अपर्दित और एक निक्षेपणात्मक जो मैदान का निर्माण हुआ है वो इतना उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जलोढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, कंकड़ पत्थर लाई जाते हैं, वो हमेशा क्या होता है, उपजाऊ कंकड़ पत्थरों से निर्मित मिट्टी का मैदान है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहाँ है, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भी वहाँ है, और कृषि के लिए जलवायु दशाएं उत्तम है। तो ये अपन कह सकते हैं नदी के निक्षेपण से जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा यमुना मैदान। फिर अपन बात करते हैं हिम मैदान, यानी बर्फ के निक्षेपण से भी, जैसे बर्फ कहीं पहाड़ी इलाकों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो गया, तो वहां बर्फ के निक्षेपण से भी अपन ने बात की थी, जो मैदानों का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हिमगोत मैदान, या मैंने आपको हिम निक्षेपणात्मक स्थल बताया था हिमगोत मैदान, या अपन बात करते हैं टिल मैदान भी कहते हैं। बर्फ के जो निक्षेपण से जो मैदान बनते हैं ना, उनको अपन टिल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल मैदान। फिर अपन बात करते हैं पवन निक्षेपण निर्मित मैदान, यानी पवन के द्वारा जो कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वहां जो ले जाने की जगह पर जहां मैदान का निर्माण होगा, उस प्रकार के मैदान को अपन कहते हैं लोएस्ट के मैदान। यानी जो लोएस्ट के मैदान है आपके भारत विश्व में चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। तो वो एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है, निक्षेपण। तो ये हो गए आपके लोएस्ट के मैदान। फिर बात करते हैं सागरीय निक्षेप मैदान, यानी समुद्रों के जो समुद्रों में जैसे जल धाराएं चलती है, तो जल धाराओं के चलने से क्या होता है, धीरे धीरे वो समुद्र के अंदर के जलोढ़ गए या जो अन्य कंकड़ पत्थर होते हैं या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, किनारे पे लेके आ जाते हैं, तट पे लेके आ जाए समुद्र से। और समुद्र तट के किनारे जिन मैदानों का निर्माण होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सागरीय मैदान कहते हैं, क्योंकि वो भी उपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि वहाँ समुद्रों से कई प्रकार की जो सामग्री वगैरह, निक्षेप वगैरह लाए जाते हैं। तो ये हो गया, आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से मैदान और मैदान का वर्गीकरण, और मैदान को अपन ने किस प्रकार से अपर्दन और निक्षेपण में बांटा था, और अपर्दन से कौन कौन से मैदानों का निर्माण होता है और निक्षेपण से कौन कौन से मैदानों का निर्माण होता है, ये हमने आज पढ़ा था। थैंक यू।